नमस्कार। 2030 के भारत पर मैं रोहित चंदेल एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर आज हमारे साथ बात करने के लिए एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, जो खुद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ कहीं ना कहीं बहुत गहराई से जुड़ के काम कर रही हैं। मैं बात कर रहा हूं एक यंग सोशल एंटरप्रेन्योर और कर्मा फाउंडेशन की संस्थापक ध्वनि जैन जी की। ध्वनि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत 2030 के भारत पर। नमस्कार रोहित जी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने प्लेटफॉर्म में इनवाइट करने के लिए। जी। मैम, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने देखा कि आपका जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, आपने इंजीनियरिंग की। जी। और मैं मानता हूँ कि इंजीनियर्स हर सेक्टर में कहीं ना कहीं सफल होते हैं और हर सेक्टर में आपको कुछ ना कुछ इंजीनियर्स मिल जाएंगे। आप कैसे जो है ये समाज सेवा में और इस तरीके की चीज़ों में आ गई, कहाँ से प्रेरणा मिली और अभी कैसा चल रहा है? तो जैसा कि आपने कहा कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है मेरा, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। वाह। और कहीं ना कहीं जो समाज सेवा की शुरुआत हुई, या तो मैं कहूँगी बचपन से, एक थोड़ा सा परिवार से थोड़ा थोड़ा सीखा। हम्म। और उसके बाद जो ज्यादा समझ आई वो शायद मेरे इंजीनियरिंग के दिनों में ही आई। हम्म। तो मैं नेशनल सर्विस स्कीम का पार्ट रही हूँ। तो जब हम नेशनल सर्विस स्कीम में फर्स्ट ईयर में डिफरेंट डिफरेंट गांव में जाते थे। मैं हम्म। उत्तराखंड के कई गांव में मैंने विजिट किया है। तो हम्म। जब वहां जाते थे तो देखते थे कि इतनी परेशानियां हैं। हम लोग मैं एक मध्य वर्गीय परिवार से हूँ। तो बहुत सारी परेशानियां शायद हमने खुद वो महसूस नहीं की थी। हम हम्म। जाते थे। मेरा परिवार में सब लोगों को सोशल सर्विस का हमेशा से रहा है, लेकिन जब हम एक गांव में जाके हम्म। एक गांव की सच्चाई देखते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी आंखें खुलती हैं। हम्म। तो वो समय था जब मुझे लगा कि अपने लिए तो करना ही है, लेकिन इस जिंदगी में अगर हम अपने गांव को सुधार पाएं, अगर हम शिक्षा में कुछ कर पाएं, हम्म। अगर हम एक बच्चे को भी काबिल बना पाएं, तो शायद जिंदगी थोड़ी सार्थक हो जाए। बिल्कुल। तो ये अभी जो आपने कर्मा फाउंडेशन की शुरुआत की, ये किस तरीके से काम कर रहा है और किन किन सेक्टर्स में काम कर रहा है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए इस पे भी ब्रीफ हो तो कर्मा फाउंडेशन हमने सन 2020 में शुरू किया था। जाए। कोविड के दौरान शुरू किया था। उससे पहले मैंने कुछ साल नौकरी की, फिर मैं एक और संस्था के साथ जुड़ी हुई थी। और 2020 में जब कोविड महामारी शुरू हुई थी, तब हमने कर्मा फाउंडेशन की शुरुआत की। हम्म। अगर मैं कर्मा फिलॉसफी के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगी, तो प्लीज। बहुत बार हम एक स्पिरिचुअल एंगल से ले लेते हैं, लेकिन कर्मा फॉर मी इज पावर ऑफ थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। तो मुझे लगता है कोई भी बदलाव जब हम लाने की कोशिश करते हैं, तो शुरुआत हमारे विचार से होती है। बिल्कुल सही। जब हम अपने विचार आप जैसे लोगों से साझा करते हैं, तो धीरे धीरे वो एक शब्दों में आता है। एक दूसरे हम्म। से हम वार्तालाप करते हैं। और फिर तीसरा स्टेप होता है कि हम एक एक्शन लेते हैं। हम्म। और उस एक्शन से ही चेंज होता है। और वो बहुत बड़ा एक्शन की जरूरत नहीं होती, वो एक छोटा सा एक्शन भी हो सकता है। वो इतना सिंपल हो सकता है कि हमने डिसाइड कर लिया कि हम 2 किलोमीटर तक पैदल ही चलेंगे। हम्म। उससे भी हम पर्यावरण को सुरक्षित कर रहे हैं हम्म। कहीं ना कहीं। तो कर्मा फाउंडेशन की शुरुआत 2020 में की। तो क्योंकि कोविड के दौरान हुई थी, तो ऑटोमेटिकली कोविड रिलीफ एक्टिविटीज से शुरुआत हुई। हम्म। पर मेरा फोकस आज भी सबसे ज्यादा एजुकेशन, स्किलिंग और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे है। हम्म। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक बार पढ़ाई कर लेते हैं, तो बाकी बहुत सारी समस्याओं का तो निवारण हम खुद ही कर लेते हैं। तो बिल्कुल। एंड हम इंटरसेक्शन में काम करते हैं पॉलिसी एंड कम्युनिटी के। तो मेरी कोशिश रहती है कि जो पॉलिसीज बनती हैं देश में, सेंटर में, स्टेट लेवल पे, उसको हम टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में और गांव तक लेकर जाएं। बिल्कुल सही। आपने सोच की बात की कि कहीं ना कहीं कोई भी काम शुरू करने से पहले सोच से ही शुरुआत होती है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चूंकि आप ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट पे जो है आप काम कर रही हैं, एजुकेशन में खासकर, क्या अभी इस वक्त पे जो है देश की एजुकेशन व्यवस्था को आप कैसे देखती हैं? अगर मैं स्कूली स्तर से बात करूं, शुरुआत हम स्कूली स्तर से करेंगे कि क्या
बच्चे प्रॉपर स्कूल पहुंच पा रहे हैं, जो पहुंच रहे हैं उनको प्रॉपर व्यवस्था मिल पा रही है, जिनको व्यवस्था मिल रही है उनका आगे का भविष्य क्या, जो अभी दिल्ली में घूम रहे हैं वैसा उस दिशा में बढ़ रहा है। आप कैसे देखती हैं कि इस वक्त देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कितने पानी में है? देखिए, पिछले कुछ सालों में शिक्षा व्यवस्था में बहुत परिवर्तन आया है। हम्म। और एनईपी की शुरुआत हुई है। जब हम छोटे हुआ करते थे, मुझे याद है, केवल नंबर्स पे बहुत जोर हुआ करता था। हम्म। और आंसर देने का तरीका भी हमारे टीचर्स कहते थे जो किताब में लिखा है वही आंसर देना है। हम्म। तो कहीं ना कहीं वो तब्दीली हो रही है कि अब हम थोड़े इनोवेटिव हो सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में है, बिल्कुल है। तो प्राइवेट स्कूल्स की अगर मैं बात करूं तो हाँ, आप टीचर्स थोड़े इनोवेटिव हो रहे हैं कि ठीक है, हम्म। ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर एरोप्लेन भी हो सकता है। लेकिन जब हम्म। हम छोटे हुआ करते थे, या शायद हमसे भी एक पीढ़ी ऊपर, तो ए फॉर एप्पल मतलब हमें एग्जाम में तो ए फॉर एप्पल ही लिखना है, चाहे ए फॉर हमें कितने भी अक्षर आते हो। हाँ तो और जब उसी दौरान, पहले मुझे याद है मैथ्स में केवल आंसर चेक हुआ करता था कि पूरे नंबर मिलते थे या जीरो मिलते थे। धीरे धीरे ये तो मेरे, जब मैं स्कूल में थी तभी चेंज हुआ है कि हम फिर स्टेप वाइज मार्किंग में आ गए। तो उससे हो सकता है लास्ट मोमेंट पे कोई गलती हुई हो। तो एनईपी कहीं ना कहीं उन सब समस्याओं का एक समाधान लेकर आया है। और जो बात इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने कही कि हम एक पॉलिसी ले आते हैं, पॉलिसीज अमूमन अच्छी होती हैं, कोई भी पॉलिसी बुरी नहीं होती, प्रॉब्लम आती है उसके इम्प्लीमेंटेशन में। तो हम्म। कहीं ना कहीं अभी भी हम एनईपी इम्प्लीमेंट पूरी तरह से नहीं कर पाए हैं। हम्म। और उसमें फिर से टीयर 1 टीयर 2 मेट्रोज, उसका फर्क है, गवर्नमेंट प्राइवेट का फर्क है। हम्म। तो कहीं ना कहीं हमें उस पे काम करने की बहुत जरूरत है, टीचर ट्रेनिंग पे काम करने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। मैंने गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ भी काम किया है, प्राइवेट स्कूल्स के साथ हम कम करते हैं, सरकारी स्कूलों के साथ ज्यादा करते हैं। बट प्राइवेट स्कूल से वैसे इंटरेक्शन रहता है टीचर्स से, स्टूडेंट्स से। हम्म। तो मुझे ये लगता है, अगर हमें ठीक से एनईपी भी इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए टीचर ट्रेनिंग, टीचर्स का एटीट्यूड बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सोच तो रहे हैं बदलाव की, लेकिन जब हम कर्म करते हैं तो हमारी सोच में बदलाव नहीं है। हम्म। तो वो बदलाव की जरूरत है। और अभी हम इस प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहे हैं, एनईपी पे, जिसमें हम्म। हम टीचर्स की ट्रेनिंग पे काम करेंगे। बिल्कुल सही। अभी तो खैर जो नई शिक्षा नीति 2020 थी वो पूरी तरीके से लागू नहीं हुई है, नहीं हुई है। और वो अभी पूरे देश में मुझे लगता है कि अभी भी और समय लगेगा। हम अगले चुनाव तक तो इंतजार करें, शायद तब तक वो पूरी तरीके से लागू हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक बात जो आपने बोली कि सरकारी स्कूलों के साथ आप ज़्यादा काम करते हैं, क्या आप मतलब, मैं ये नहीं जानना चाह रहा हूँ कि कमियां तो हैं बेशक, लेकिन कमियों के पीछे का मैं आपसे बस आपका व्यू देखना चाहता हूँ। क्या वजह है कि कर्मा फाउंडेशन हो या एजुकेट गर्ल हो या और कोई दूसरा, बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तर के एजुकेशन व्यवस्था को सुधारने के लिए काम कर रही हैं। 80 साल लगभग हमारे आज़ादी को होने को आ गए, लेकिन आज भी स्थिति ये है कि लाखों की संख्या में आपको ऐसे स्कूल मिल जाएंगे जहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं है, छत टपकती है, लड़कियां स्कूल जाएं तो फिर उनको टॉयलेट व्यवस्था नहीं मिल पाती। आज की बात है ये, मतलब आज अभी आप सोशल मीडिया पे खोल के सर्च करेंगे तो आपको ग्रामीण इलाके के बहुत से एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे। क्या वजह है कि ऐसी संस्थाओं को आगे आके काम करना पड़ता है, और संस्थाएं कर भी ले जाती हैं, बहुत हद तक सुधार ले भी आती हैं, आपके काम से भी बहुत हद तक सुधार आ रहे होंगे, सरकारें विफल हो जाती हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि जिस लेवल पे सुधार होना चाहिए उस लेवल पे हो नहीं रहा है। और इसीलिए कहीं ना कहीं नॉन प्रॉफिट सेक्टर को आना पड़ता है, इसीलिए बहुत सारे कॉर्पोरेट्स भी आजकल पूरा का केसर के पूरा थ्रू। विलेज अडॉप्ट कर रहे हैं। और समस्या एक लेवल पे नहीं है, समस्या हर जगह है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहली चीज है, कि दीवारें नहीं है, कुर्सियां नहीं है, हम्म। बेसिक सबसे पहले शुरुआत वहां से होती है। फिर टीचर्स अवेलेबल नहीं है, बहुत जगह टीचर्स छुट्टी पे रहते हैं, उसके बाद हम्म। बच्चे नहीं आते। तो सुधार बहुत लेवल्स पे करने की जरूरत है। हम्म। और जहां आपने कहा कि
हमारी जैसे इंस्टीट्यूशंस की क्या जरूरत है? मुझे हमेशा लगता है कि कभी भी कोई एक इंसान बदलाव नहीं ला सकता। तो हमें एक मुट्ठी बन के काम करना होगा। एक साथ। सरकारों का अपना रोल है, कॉर्पोरेट्स का अपना रोल है, मीडिया का अपना रोल है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का अपना रोल है, सिटीजन्स का अपना रोल है। और जब ये पांचों पांचों इंस्टीट्यूशंस मिलके काम करते हैं, मुझे लगता है तभी बदलाव संभव है। वेरी। मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि सरकारें एजुकेशन को अपना प्रायोरिटी बनाए। जो हम्म। कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा, पिछले 80 सालों में वो बदलाव जिस लेवल का हम चाहते हैं उस लेवल का नहीं हुआ है। इम्प्रूवमेंट है, मैं ये नहीं कहूंगी जहां हम 1974 में थे वहां आज हैं, या हम्म। आजादी के समय जहां हम थे वैसे आज हैं। हम्म। बदलाव आया है। पर मुझे लगता है मुझ जैसे लोग और आप जैसे लोग उस बदलाव से खुश नहीं है, क्योंकि हमें थोड़ी और ज्यादा ज्यादा बदलाव की उम्मीद है। हम चाहते हैं चीजें और तेजी से हों। और उसका एक कारण ये भी है कि हम बहुत यंग कंट्री हैं। वो जो डेमोग्राफिक एडवांटेज है हम वो मिस भी नहीं करना चाहेंगे। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमन कैपिटल है। और बिल्कुल। अगर आज हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, अच्छे संस्कार दे दिए, तो शायद जो हम एक कल्पना करते हैं 2030 के भारत की, वो संभव हो पाएगी। बिल्कुल। आपने संस्कार की बात बोली। बहुत अच्छा कि आपने बोल दिया, क्योंकि मुझे प्रश्न मिल गया। मैं सोच ही रहा था क्या प्रश्न करूंगा। संस्कार। मैम मुझे ये बताइए कि आज की जो हम व्यवस्था देख रहे हैं, आप कितना जरूरी समझती हैं कि एक तरफ तो हम एआई की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, ग्लोबल लेवल पे अपने स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिट करने की बात करें, लेकिन दूसरी तरफ जहां बात आती है संस्कार की, तो आप किस हद तक ये चीज मानती हैं कि स्कूलों के अंदर कहीं ना कहीं एडवांसमेंट टेक्निकली तो काफी हो गया है, लेकिन जो मोरल, जो इंसान बनाने की जो बात होती है, जो लाइफ स्किल्स होती हैं, और जो इस तरीके की ट्रेनिंग होती है, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम से अभी फिलहाल जो है शायद नहीं है, या कितनी जरूरी है? तो अगर मैं आपको सच बात बताऊं, मुझे लगता है ओवर द टाइम, क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी और एआई की भी बात कर ली, तो जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था जिसमें हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक को, तो आगे जाने वाले समय में मुझे लगता है रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक तो बहुत बड़ी स्केल ही नहीं बचेगा। क्योंकि आज की डेट में हमारा आधा लिखने का काम चैट जीपीटी कर देता है। हम्म। अब वो तो मैथ्स हमारा कैलकुलेटर्स कर देते थे। आपने मैंने शायद लॉग टेबल्स यूज की होंगी, बच्चों को तो आजकल पता भी नहीं है, किसी ने पीरियोडिक टेबल नहीं देखी है। तो ये चीजें तो अब पुरानी हो गई हैं। एक्चुअल हम्म। में जो देश को बनाएगा, जो विश्व को बनाएगा, वो संस्कार ही है। क्योंकि बाकी चीजें तो एआई कर लेगा। जो चीजें हम्म। एआई नहीं कर पाएगा, वो हमें कम्युनिकेशन नहीं सिखा सकता, वो हम्म। हमें एक अच्छा इंसान बनना नहीं सिखा सकता, वो हमें एम्पैथी नहीं सिखा सकता, वो हमें एक दूसरे के दर्द को नहीं पहचानवा सकता। तो हम्म। जरूरी इस समय संस्कारों की जरूरत आज के परिवेश में और ज्यादा बढ़ जाती है। जो आप कह रहे हैं कि अभी कम इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो मुझे लगता है इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो ऑल्टरनेटिव एजुकेशन है उसी की है। रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक साइंस हो जाएगी, हम्म। वो तो बच्चे कर ही रहे हैं, और बहुत सारा पार्ट एआई भी संभाल लेगा। हम्म। लेकिन जो हमारी क्रिएटिविटी है, हमारी कम्युनिकेशन है, इन सब पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। अच्छा, ये जो हमारे अभी नीट एग्जाम का जो विवाद चल रहा है, और ये चूंकि विवाद बन गया इसलिए इतना बड़ा इशू हो गया, पूरे देश भर में बात हो रही है, लेकिन हर साल जो है सैकड़ों एग्जाम लीक हो रहे हैं अलग अलग। अभी कल ही उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के 2 पेपर लीक हो गए। जी। तो ऐसे करके राजस्थान यूनिवर्सिटी में बात चल रही, कांग्रेस वाले बीजेपी को घेरते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस की सरकारों में जो जो पेपर लीक हुए वो दिखाते हैं। मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि ये तो राजनीति का पार्ट हो गया, ठीक, लेकिन इस राजनीति के पार्ट के साथ साथ हमको ये बदलाव भी लाना है। तो आप इस माहौल को किस तरीके से देख रही हैं कि जहां लाखों की संख्या में छात्र छात्राएं सड़कों पे आज उतरे हुए हैं, क्या वजह रही कि इनको सड़क पे आना पड़ा? और ये जो एग्जाम लीक वाली बात है, सरकारी स्कूल लेके कितना गंभीर है, या कितना गंभीर होने की आवश्यकता है, जरूरत है? मुझे लगता है ये बहुत ही सीरियस इशू है, और ये आज से नहीं बहुत सालों से चला आ रहा है। अच्छी बात है कि अब हमारे जो छात्र छात्राएं हैं
वो और ज्यादा जागरूक हो गए हैं। कहीं ना कहीं उसमें भी मीडिया का, एआई का, टेक्नोलॉजी का बहुत रोल है। हम्म। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस समस्या का अभी तक हल नहीं निकला है हम्म। इतने सालों से। ये आज की बात नहीं है, आपने खुद कहा कि नीट की परीक्षा तो क्योंकि ये एक मुद्दा बन गया है और हम्म। फिर उसके बाद उसका राजनीतिकरण भी हो गया है, तो उसने इतनी हवा पकड़ ली है, लेकिन हम्म। सालों से कहीं ना कोई पेपर लीक हो रहा है। और एक तरफ हम मेरिट की बात करते हैं, एक तरफ हम बात करते हैं कि हमें, हमारे छात्र ही हमारी विश्व की धरोहर है, दूसरी तरफ छात्रों के साथ ऐसा हो रहा है, तो इसको अत्यंत गंभीरता से लेना चाहिए। हम्म। मुझे लगता है, अगेन, क्योंकि मैं एक इंजीनियर भी हूँ और एआई और टेक्नोलॉजी में भी काम करती हूँ, तो मुझे लगता है इसका समाधान भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से ही मिलेगा। हम्म। क्योंकि सही और गलत लोग हमेशा से रहे हैं। मैं इसमें किसी एक इंसान को, किसी एक पार्टी को, किसी एक सिस्टम को कभी भी जिम्मेदार नहीं समझूंगी, क्योंकि अगर पेपर लीक हुआ है तो पेपर खरीदने वाले भी थे। वो उन्हीं, वही पेरेंट्स, वही स्टूडेंट्स रहे हैं। डिमांड और सप्लाई की तो हम सब जानते हैं, डिमांड होती है तभी सप्लाई होती है। तो हम्म। यहाँ पर कोई भी दूध का धुला नहीं है। लेकिन जरूरत है कि हम अपने सिस्टम्स को इतना फूल प्रूफ कर लें कि कोई कितना भी चाहे ये सारी चीजें ना हो पाए। हम्म। और वहां पे रोल आ जाता है टेक्नोलॉजी का, और और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी का, अकाउंटेबिलिटी का। तो हमारे को अपनी नजरें और पैनी करनी होंगी, और उसके लिए एआई यूज किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी यूज की जा सकती है, बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो डेवलप किए जा सकते हैं। आज जरूरत है कि हम इसकी राजनीति का मुद्दा छोड़कर एक साथ बैठें और देखें कि किस तरह से इन समस्याओं का हल किया जा सकता है। बिल्कुल। एक और मेजर जो समस्या एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी हुई है वो ये कि आप देखते होंगे कि सालाना लाखों की संख्या में इंजीनियर्स प्रोडक्शन होता है उनका, वो बाहर आ जाते हैं मार्केट में। लेकिन फिर जॉब्स की एक बहुत बड़ी क्राइसिस आती है। वो 8-10 लाख रुपए सालाना अपना खर्चा करके इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं, फिर उनको 10-12-15 हज़ार रुपए की जॉब मिलती है जो उनके प्रोफाइल को भी सूट नहीं करता है, उनके ईगो को भी हर्ट करता होगा बेशक। तो इस समस्या के आप क्या समाधान देखती हैं? जो क्या हमारे बच्चे स्किल्ड बाहर नहीं आ रहे हैं, या जो बाहर आ रहे हैं आईटी आईएम से पढ़ के आ रहे हैं वो सीधे विदेश निकल जा रहे हैं? वो इंडिया को देना नहीं चाह रहे, पढ़ रहे हैं इंडिया में लेकिन विदेश निकल रहे हैं। और जो इंडिया में बेचारे पढ़ रहे हैं वो, उन क्या कमी है कि जो है प्राइवेट, इवन प्राइवेट सेक्टर्स में भी अब तो एआई आ गया तो और जॉब्स का खतरा मंडरा रहा है। तो इस समस्या का हल आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये अगेन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने जैसे कहा कि आईआईटी, आईआईएम और सरकारी कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो जनरली बाहर चले जाते हैं, और जो प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ते हैं वो देश में रह जाते हैं। जबकि जो हमारे सरकारी कॉलेजेस के बच्चे हैं वो तो एकदम फ्री में पढ़ते हैं। मुझे याद है मेरी कॉलेज की फीस 600 या 1000 रुपए हुआ करती थी, जिसमें हमारा मेस भी इंक्लूडेड था, कॉलेज ट्यूशन फी भी इंक्लूडेड थी, और एक तरफ 10-10 लाख रुपए स्पेंड करके लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इस पे विचार करने की बहुत जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती। प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ये भी रही है, जब आजाद हुआ देश, तो सरकारी नौकरियां क्योंकि बहुत लेते सेफ नहीं थे। सिस्टम माना जाती थी, तो बहुत ज्यादा सरकारी नौकरी की तरफ हम भागे। उसके बाद ये आई 90s में लिबरलाइजेशन हुआ, सब हुआ। उसके बाद थोड़ा, क्योंकि प्राइवेट जो था वो सैलरी ज्यादा देता था, तो लोगों का झुकाव प्राइवेट की तरफ हुआ। फिर हम्म। आ गया 7th पे कमीशन, 8th पे कमीशन, तो वापस लोगों का झुकाव सरकारी जॉब्स की तरफ हो गया। तो कहीं ना कहीं हमें वो सरकारी नौकरियों से जो हमारा प्यार है वो थोड़ा कम करना होगा। हम्म। एआई से नौकरी, मुझे लगता है, खत्म तो नहीं होंगी। क्योंकि जब आईटी रिवॉल्यूशन हुआ था तब भी ये बातें हो रही थी। मुझे लगता है जब स्टीम इंजन आया था, ये अभी से नहीं, जब स्टीम हम्म। इंजन आया था तब भी ये बातें हो ही होंगी उस जमाने में, कि अब तो लोग धक्का लगाने के लिए नहीं चाहिए, तो कैसे होगा। उसके बाद कंप्यूटर आए, तब भी कंप्यूटर तो हमारे सामने आए, तब भी यही बातें होती थी। तो नेचर ऑफ जॉब जरूर चेंज होगा, और इसीलिए स्किलिंग और रीस्किलिंग की जरूरत है। इसीलिए अब रोट मेमोराइजेशन, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक से काम नहीं चलने वाला। हमें और ज्यादा स्किल्ड होना है, हमें क्रिएटिव होना है, तभी हमारी जॉब्स लग सकती हैं। खुशी की बात यह है, पिछले कुछ सालों में एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत जोर दिया गया है।
तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने युवाओं को एंटरप्रेन्योर्स बना पाए, जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बना पाए, तो कहीं ना कहीं समस्या का समाधान हो सकता है। एक रीजन ये भी है कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वो रहेगा, उसको हमें ये देखना है कि उसको हम पॉजिटिवली कैसे यूज करें। हम्म। तो सबको नौकरी मिल पाए वो जरूरी नहीं है, हमें ऐसे काम करने हैं कि हम नौकरी दे पाए। और बहुत स्कोप है। अभी इंडिया का अगर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग में चाइना हमसे कहीं आगे है, बहुत साल आगे है चाइना। तो हम क्यों नहीं बन सकते मैन्युफैक्चरिंग हब? हमारे पास युवा है, हमारे पास मार्केट भी है, हमारे पास स्किल्स भी हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उस विषय में विचार करना होगा, और ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स बने। और आजकल तो इन भी है, ट्रेंडिंग भी है एंटरप्रेन्योर्स बनना। हम्म। कुछ साल पहले तक तो कोई कहता था मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, तो घर वाले ही मना कर देते थे, बिजनेस फैमिली के बच्चे ही बिजनेस में जाते थे। सरकार जो जॉब वाले लोग थे उनके बच्चे जॉब में ही जाते थे। लेकिन आजकल पेरेंट्स भी बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं, सरकार भी लोन्स दे रही है, साथ के साथ इन्वेस्टर सिस्टम, इकोसिस्टम ऐसा क्रिएट हो गया, आपको इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी हमारे पास कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है कि हम और यूनिकॉर्न्स बनाए इस देश में। बिल्कुल मैम, और यूनिकॉर्न्स के मामले में तो बेशक हमने एक कमाल का काम किया है पिछले 10-12 सालों में। थैंक यू। अगर सिर्फ मोदी सरकार की बात करें तो इसमें जहाँ पहले गिनती के 5-7 स्टार्टअप्स को हम गिन सकते थे, वो आज सैकड़ों की संख्या में पहुंच गए। एब्सोल्युटली। मैं यहाँ पे अ, एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, मैं प्लीज। क्योंकि सरकारी स्कूलों के साथ काम करती हूँ, और मैंने ये नोटिस किया है कि अब तो स्कूलों में भी सरकारें ऐसे स्कीम्स ला रही हैं जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कोर्स करिकुलम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा है। और मैं देख रही हूँ कि इवन ये जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं वो भी नए नए इनोवेटिव आइडियाज लेकर आ रहे हैं। तो मुझे वो देखकर बहुत खुशी होती है, मैं उनकी मेंटोर भी रही हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो लोग अपना कुछ काम ऐसे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं, अपने साथ साथ पूरे परिवार को आगे लेकर जा रहे हैं वो बच्चे। बिल्कुल। वो, पर मैम मैं वो संख्या जानना चाहूंगा। हम धीरे धीरे क्वेश्चन शिफ्ट करेंगे, दूसरे टॉपिक पे भी आएंगे, लेकिन ओके। ये जो आपने कहा कि अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं वो भी आगे आ रहे हैं, इनोवेटिव, तो कहीं ना कहीं उनको आज प्लेटफॉर्म मिल रहा है, राइट? लेकिन आप ये भी एग्री करेंगे कि मान लीजिए साल में 1 लाख आइडियाज पे काम हुआ, और उस पे से सक्सेसफुल हम अगले अगले 2-3 साल बाद ही देख पाएंगे कि कौन कितना सक्सेस हुआ। और अगले 2-3 साल बाद जो आज 1,000 शुरू हुए थे उसमें तो शायद 9 या 10 या 12 या 15 बचते हैं। तो वो जो बिल्कुल। 900 गायब हो गए, या जितने भी गायब हो गए, उनका क्या होता है मैम? मतलब मैं आज तक ऐसे किसी आदमी से मिल नहीं पाया जिन्होंने शुरू किया हो लेकिन बाद में एक लंबा चलाया हो लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और फिर वो वापस कहाँ जाते होंगे? उनके बारे में सक्सेस कौन सा की पता होगा? आप क्या डेफिनेशन मानते हैं सक्सेस की, इस पे डिपेंड करता है। क्योंकि जिस जो बच्चा गरीबी रेखा से नीचे है, हम हम्म। उम्मीद करें कि 5 साल में वो एक यूनिकॉर्न शुरू कर देगा, वो थोड़ी सी ज्यादा। इम्प्रैक्टिकल बात है। मैं हम्म। इस चीज को बिल्कुल इग्नोर नहीं करूंगी कि आपको अपना फैमिली एडवांटेज भी मिलता है। हम्म। आपको, अगर आप किस तरह के स्कूल में पढ़े, आपका क्या नेटवर्क है, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उन सब चीजों का, चाहे हम चाहें Okay। चाहे हम ना चाहें, हम बात करते हैं इन चीजों की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ट्रू है। और ये केवल इंडिया में नहीं, ये ग्लोबली ट्रू है हम्म। कि इन हमारे नेटवर्क का, हमारे स्कूल का, हमारे कॉलेज का, इन सब बहुत चीजों फर्क का है। कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। हम्म। लेकिन अगर, मुझे लगता है, हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि जितने अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं वो सब बहुत बड़ी स्टार्टअप्स बना के बैठे हैं। हम्म। लेकिन आप ये देखिए कि अगर किसी मोची का बच्चा एक खाली वो ना करके अपनी एक शॉप खोल पा रहा है, चाहे वो जूतों की ही शॉप खोल रहा है, बना के उसको ब्रांडिंग कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने परिवार का स्तर तो ऊपर लेकर जा रहा है। और तो प्रेरणा भी दे हमें रहा है। प्रेरणा भी दे रहा है, उसको देखकर और 100 बच्चे चेंज कर रहे हैं। तो सक्सेस सबके लिए सेम नहीं होगी। बिल्कुल। शायद जहां पर आज मैं हूं, मैं खुश हूं नहीं हूं, हो सकता है किसी और के लिए जहां पर मैं हूं बहुत बड़ी बात हो, और किसी और को लगे
ये कर ही क्या रही है लाइफ में। तो हम्म ये तो हमारा इंडिविजुअल सक्सेस के पैरामीटर सबके डिफरेंट हैं, सबकी लाइफ सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं। तो हमें वो चीज भूलनी नहीं होगी। वाइल हम इक्वालिटी इक्विटी की बात करते हैं, लेकिन इक्वालिटी और इक्विटी में जो थोड़ा सा फर्क है वो यही है। बिल्कुल सही। आपने दो तीन अच्छी बातें कही। आपने एक तो ये कहा कि जीरो करप्शन नहीं है, होना चाहिए। चीजें जितनी स्पीड से बदलनी चाहिए उतनी स्पीड से नहीं बदल रही हैं। और इस पूरी बातचीत में आपने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कही कि जो बदलाव के कारक हैं वो हम ही हैं। ठीक है। सोशल मीडिया के भी आपने जिक्र किया। सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है, एक एसेट है जिसके माध्यम से हम लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं। शायद 2014 में मोदी जी की सरकार भी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बड़ा फैक्टर रहा, सोशल मीडिया के माध्यम से एब्सोल्युटली। आया। एक उदाहरण मैं देता हूँ। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, चूंकि हम आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, नज़रों में आ जाती हैं चीज़ें। पिछले दिनों सड़क को लेके खुद खूब ऐसे विवाद हुए कि सड़क बनाई गांव में, और जो गांव के युवा, जागरूक जागरूक युवा, आपने जो बातें कही मैं उस बातों से रिलेट जी जी करूंगा जी बिल्कुल। कि एक युवा जागरूकता जो है कहाँ से आती है। जागरूकता का मतलब ये है कहीं ना कहीं कि आप समाज को भी जागरूक करें। आप समाज को क्या दे पा रहे हैं, आप समाज को कितना जागरूक कर पा रहे हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप आवाज उठा रहे हैं कि नहीं। ये सब हमारे खड़े रहने का स्टैंड है। करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। भाई, हमारे साथ कोई गलत हो रहा है, कोई गलत हम देख रहे हैं, तो हम आवाज उठाएंगे नहीं तो फिर हमारे लिए कौन आवाज उठाएगा। तो पिछले दिनों ऐसा हुआ कि किसी एक गांव में सड़क बनी। वो सड़क की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। एक भाई, युवा लड़का जेनजी, आया, मोबाइल निकाला, उसने शूट वूट करना शुरू किया और सड़क उखाड़ उखाड़ के दिखा दी। ये देखिए सड़क कैसी सड़क बनाई है, उखाड़ दी। अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि उसने डाला, पोस्ट कर दिया, वायरल हो गया। भाई के पास पुलिस वाले पहुंचे, उसके घर, चार लठ बजाए, उसके बाद उससे एक नया वीडियो बनवाए, कैसे सॉरी बोलो, माफी मांगो कि ये सब क्या कर रहे हो, तुमने जो है संपत्ति बिगाड़ दी। ये एक एग्जाम्पल था, ऐसे 1,000 एग्जाम्पल हैं जो आपको घूमते हुए मिल जाएंगे। और बाद में वो अपने सोशल मीडिया पे पीछे जाके बोल रहा है कि मेरे साथ ऐसा किया है तो क्या है। ये जो व्यवस्था आपने अभी देखी, मैं एक जागरूक नागरिक हूँ, मैं करप्शन के खिलाफ बात करूंगा, मैं लोगों को जागरूक करूंगा। पर जब मैं जागरूक करने जाता हूँ तो प्रशासन, शासन मेरे पीछे पड़ जाता है और मुझे दबा दिया जाता है। अब मुझे दबा दिया गया, मेरे जैसे और 10,000 लोगों को दबा दिया गया। ये जो दबाने की व्यवस्था चल रही है अभी कि आपने आवाज उठाई, आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा, क्या ऐसी कोई व्यवस्था वाकई चल रही है? या फिर अगर चल रही है तो इस व्यवस्था में आप चीजों को कैसे बदलता हुआ देख रही हैं? जहां हम बात कर रहे हैं कि हमें जागरूक भी होना है, हम हो गए, लेकिन लाठी पड़ रही है। ठीक है, लाठी भी खा लेंगे, चलेगा, एक आदमी खाएगा, बदलेगा। वो बिहार में भरत तिवारी मर गया, वो अपने आप को क्रांतिकारी बोलते बोलते मर गया, उसके पीछे हजारों लोगों की भीड़ चल दी। इस व्यवस्था को आप कैसे देखते हो, इस व्यवस्था में बदलाव को कैसे देखती हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है आप कह रहे हो। तो मैंने इस पर्टिकुलर विषय को नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने उसके बारे में पढ़ा था कि कहीं जगहों पे सड़कें निकल गई हैं जिसके बारे में पुल गिर ये जाते हैं। बताया गया था, नीचे वाटर पाइप या कुछ था, हम्म। जो मुझे जितना मैंने रीड किया था। तो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा बहुत सालों से होता आ रहा है, पर ये नहीं होना चाहिए। मैं बहुत कैटेगोरिकली कह रही हूँ ये नहीं होना चाहिए। और इसके लिए मैं चाहती हूँ, ये मेरा शायद, मैं सबसे आह्वान भी करना चाहूंगी युवाओं से कि खुद शासन और प्रशासन में आए। क्योंकि बिल्कुल। जब तक अच्छे लोग शासन और प्रशासन में नहीं आएंगे तब तक हम केवल क्रिबिंग बातें करते की। रहेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, हम खुद प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं ना। हम दूसरे से उम्मीद करें कि बेस्ट है कि सब लोग ईमानदार हो जाएं, नहीं हो रहे। नहीं अब हो। नेक्स्ट बेस्ट चीज क्या हो सकती है, जो हम ईमानदार लोग हैं वो आगे उठ के आए। हम्म बदलाव कैसे लाएंगे? हो रही है गलत चीजें हम्म समाज में, आज भी हो रही हैं, प्री इंडिपेंडेंस भी हो रही थी, और शायद अगर अच्छे लोग सामने नहीं आए तो आज से 100 साल बाद भी
कोई ना ऐसे कोई ही। हमारे जैसे यही बात कर रहा होगा। तो सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि जो हमारे हमारे आज के युवा हैं वो शासन और प्रशासन में आए। अनफॉर्चुनेट है, जहां से हमने बात शुरू की थी, कि पढ़ लिख कर हम यूएस चले जाते हैं, सिंगापुर चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, हम अपने देश को भूल जाते हैं। मैं हम्म, हमेशा सब युवाओं को ये कहती हूँ, सब काम करो, लेकिन दिन में एक ऐसा काम जरूर करो जो आप देश की प्रगति के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज तो यही होगा ना, हम बाहर बैठे लोग जब रोते हैं कि इंडिया में तो ये होता है, इंडिया में तो वो होता है, तो हम यही तो कहते हैं कि तुम क्या चेंज ला रहे हो। हम्म, तो मुझे ये लगता है कि अगर हमें कुछ गलत दिख रहा है, पहली बात तो डेफिनेटली आवाज उठानी है। जो कर सकता है, शायद मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं अपनी फाउंडेशन उस समय शुरू कर सकती थी, सब लोगों की ये सिचुएशन नहीं होगी। तो जी, जिस लेवल पे जो भी कुछ चेंज ला सकता हमें लाना होगा। और एक के साथ होता क्या है, जो आपने एग्जाम्पल दिया, एक इंसान को प्रताड़ित किया गया तो 100 लोग और डर जाते हैं। हमें इसके विपरीत काम करना होगा। अगर हमें लग रहा है एक बंदा ये सही बात कर रहा है, तो 100 लोगों के उसकी ढाल बन के खड़ा होना है। बिल्कुल सही। तो अगेन उसमें एजुकेशन का ही रोल आ गया, हमें सही और गलत की पहचान होनी तो जरूरी है। हम्म, हम मूक दर्शक नहीं बन सकते। हम ये नहीं मान सकते कि अगर रोहित जी ने कुछ कह दिया या ध्वनि ने कुछ कह दिया तो वो परम सत्य है। पत्थर पे तो लकीर हो। हमें हम्म, देखना है ना कि क्या सही है क्या गलत है। और ये भी नहीं है कि अगर मेरा आपसे कोई विरोध है तो आपकी हर बात गलत है, नहीं। सही बात के साथ खड़ा होना है, इंसान के साथ नहीं खड़ा होना। ना हमें पार्टी के साथ खड़ा होना है, ना हमें किसी एक इंसान के साथ खड़ा होना है। हमें खड़ा होना है सही बात के साथ, सही मूल्यों के साथ, सही विचारों के साथ। बिल्कुल सही। और बेस्ट तो ये है, ज्यादा से ज्यादा लोग शासन और प्रशासन में आए, जिससे हम खुद व्यवस्था में बदलाव ला सकें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी और सबसे सुंदर बात मुझे यही लगी कि भाई हम लोग खुद ही सत्ता में आ जाएं और सत्ता को सुधारें। सुधार है। पर मुझे बहुत डर लगता है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। बहरहाल ये देखेंगे। ये एक कटु सत्य है। इनफैक्ट ये एक बहुत फेमस सेइंग भी है कि पावर करप्ट्स। तो जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, जेन जी है, दैट डजंट करप्ट वंस दे गेट इनटू पावर। चेंज है। मैं ये नहीं कहूंगी सब लोग होते हैं सिस्टम में ढलने के लिए, शायद थोड़ा बहुत होता है, लेकिन फिर भी चेंज है। चेंज जो है। मैंने अभी आपको बैंक्स के साथ बताया, क्योंकि जब युवा आए तो उन्होंने बदलाव लाया, ऐसा नहीं है कि बेशक, बदलाव नहीं ऐसा आया। नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे इस बात से 100% आज की डेट में फोन पे भी काम होते हैं। फोन पे एक बैंक मैनेजर को आप बात करो तो अच्छे से बात होती है, पहले तो सरकारी फोन ही नहीं उठते थे। आज एटलीस्ट एक मेल का रिप्लाई तो आता है। नहीं मैम, ये इस बात में बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि आप जो है चीज़ें पहले से बेहतर हुई हैं। हम टेक्निकली बहुत साउंड हो गए हैं, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन बस मेरा वहीं पे प्रश्न है कि जब हम ये चकाचौंध छोड़ के जब हम गांव की तरफ रुख करते हैं गाँव तो में जो वहाँ की स्थिति बिल्कुल उलट हो जाती है, और कहीं ना कहीं उस स्थिति को सुधारने की हमें बहुत शहरों में तक संसाधन पहुंच बहुत जाते हैं, जरूरत है। लेकिन गांवों तक संसाधन आज भी नहीं है। आज भी खाट पे एक प्रेग्नेंट लेडी को चार लोग उठा के अस्पताल ले जाते हैं, जिला अस्पताल बिजी रहता है तो फिर उसको जो है मुख्यालय भेजा जाता है, ऐसे करके वो न जाने कितने ही लोग, मेरे पास तो लाखों एग्जाम्पल हैं। पर स्थिति सुधरी है, बहुत सुधरने की जरूरत है। कोशिश करेंगे आप देश के अंदर दिक्कत ये इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि वो बदलाव जब तक हमें नजर आएगा वो बहुत लेट हो जाएगा, तो हमें स्पीड बहुत बढ़ाने की जरूरत स्पीड है। बढ़ाने की इतनी जरूरत ज्यादा समस्याएं हैं है। कि बिल्कुल सागर में एक बूंद से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज है, तो हम एक लोटा निकाल रहे हैं बस, और समझ बस। रहे हैं कि सब हो गया। मैम आप इसको, हाँ, हम अब अपने अंतिम जो है उसकी तरफ बढ़ेंगे, समय चूंकि कम है। भूख जी। और कुपोषण की समस्या को आप देश के अंदर कैसे, चूंकि स्थिति बहुत सुधरी है, बावजूद इसके हम हंगर इंडेक्स में 102वें नंबर पर हैं। हमारे कृषि मंत्री बोलते हैं कि अगले 10 साल सूखा पड़ेगा तो भी हमारे पास इतना अनाज है कि जो है मुफ्त में भी बांट देंगे और लोग खरीद के भी खा लेंगे। ये सब हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके आंकड़े बोलते हैं कि रोजाना 7,000 लोग आज भी भूख से मर रहे हैं। करोड़ों की संख्या में लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक टाइम का खाना उनको नसीब हो पा रहा है। इसमें इस जो ये मैंने पिक्चर आपको दिखाई,
इसके पीछे की मेन वजह क्या है और इसको सुधारने के लिए हम जो है क्या कर सकते हैं, ये मैं एक आपसे आपका आइडिया लेना चाहूंगा। ये परिस्थिति है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको दिख भी रहा अगेन होगा मुझे लगता शायद। है ये पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। क्योंकि हाँ, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन बहुत जगह पिल्फरेज हो जाता है। तो उस पिल्फरेज को कम करने की जरूरत है। अगेन उसके लिए आज की डेट में खुशी की बात ये टेक्नोलॉजी है, पर हम्म। हम टेक्नोलॉजी को सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम्म। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो शुरू से ही चल रहा है ना हमारे यहाँ। राशन कार्ड तो हाँ। कितने सालों से चल रहे हैं। लेकिन मुझे याद है पहले भी होता था कि राशन कार्ड तो है, लेकिन राशन की दुकानों में सामान नहीं मिलता, या वहां पर भी पैसा देना पड़ता था। अब हम्म। हमने उसे डिजिटाइज कर दिया है। हम्म। तो हर 10 रुपए में जो 10 रुपए सरकार स्पेंड करती थी, वो 1 रुपया ही शायद पहुंच पाता था लास्ट हम्म। बेनिफिशियरी तक। वो अब थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, बिकॉज हम डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर देते हैं। अब उसमें क्या होता है, जब हम डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करते हैं, कैश को यूज कोई कैसे कर रहा है वो डिफरेंस हो जाता है। हम्म। और केवल भूख की समस्या नहीं है, मुझे तो लगता है हाँ शायद हम अनाज तो पहुंचा देंगे, लेकिन उसके साथ साथ न्यूट्रिशन की भी समस्या है। क्योंकि पेट तो भर लेंगे, पेट भरना तो फिर भी आसान है, लेकिन संतुलित आहार देने की जरूरत है। इसीलिए तो हम देख रहे हैं कि कितनी बच्चियां अनीमिक हैं, कितनी माताएं अनीमिक हैं। तो उसके लिए खाली, मैं तो खाली पोषण की बात ही नहीं करूंगी, मैं कहूंगी संतुलित आहार मिलना चाहिए। हम्म। तो स्कूलों में भी मिलना चाहिए। पीडी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, हमारी जो शॉप्स है, उनमें भी इसी तरह का वो होना चाहिए कि हम्म। हर प्रकार का आहार मिले। कहने को तो हमने अभी कोविड के टाइम पे 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त अनाज दिया है। अभी तक दे रहे तो हैं। कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की कमी नहीं है, कमी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की। हम अभी भी 80 करोड़ लोगों को अनाज अभी भी जारी है क्या? जी। आप ये मुझे समझाने की थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा आपसे कि ये किस हद तक सही है, एक विकसित भारत बनने की दिशा में जो देश चल रहा है, जो अपने आप को विश्व गुरु की बात कर रहा है, वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे के छाती चौड़ी कैसे कर सकता है? ये बिल्कुल भी खुशी की बात नहीं है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की जरूरत पड़ रही है। उससे अच्छा तो है कि वो 80 करोड़। सो अगर मैं विकसित भारत की बात करूं, तो हर हर इंसान को अगर हम अफोर्डेबल एजुकेशन और अफोर्डेबल हेल्थ केयर दे पा रहे हैं। दिक्कत क्या है, हम अनाज तो मुफ्त दे रहे हैं टैक्स लेकर, लेकिन हम अफोर्डेबल हेल्थ केयर नहीं दे रहे। आप किसी भी विकसित देश में जाएंगे तो हेल्थ केयर सब्सिडाइज्ड होती है, एजुकेशन एजुकेशन फ्री है। सब्सिडाइज्ड होती है। क्या कारण है कि आज भी हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजते, हम प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। अगर हम वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वहां कमी आ रही है। हमारे को अपना जो रिसोर्सेज है वो अफोर्डेबल एजुकेशन, अफोर्डेबल हेल्थ केयर में लगाने चाहिए। और हर इंसान को इतना काबिल बनाना होगा कि 2 वक्त की रोटी तो वो खुद कमा पाए। हम्म। इसीलिए हमारे टैक्सेशन इतना हाई है। एक बार चीजें थोड़ी पटरी पे आएंगी तो मुझे लगता है बहुत, अगेन फिर से जहां से हमने शुरू किया था, हर चीज का सोल्यूशन कहीं ना कहीं हम ही है। एक होलिस्टिक एजुकेशन है। बिल्कुल क्योंकि सही। जब हम इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, तब हमें सरकार से मुफ्त राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो बहुत ही दुख की बात है, लेकिन साथ के साथ मैं आपको बताती हूँ हो क्या हम्म। रहा है। हम मुफ्त राशन लेते हैं। कोविड के टाइम की बात बताती हूँ, हम्म। हमारे यहाँ जो हेल्पर काम करती थी, क्योंकि कोविड के टाइम पे शादियों में कुछ रिस्ट्रिक्शन था कि हाँ, 30-40 दस लोग ही आ पंद्रह सकते लोगों में ही होनी थी। हैं। तो वैसे हम मुफ्त अनाज ले रहे हैं, और शादियों में हम लाखों स्पेंड कर रहे हैं। तो हम्म। रिसोर्सेज की कमी नहीं है। आप गरीब परिवार में भी देख लो, राशन हम फ्री में लेते हैं। हम्म। और चाहे शादी हो, चाहे बच्चा हो, हम सारे कार्यक्रमों में आराम से हम्म। खर्चा करते हैं। सही बात है, ये कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग भी ठीक नहीं है, हम किनको दे रहे हैं, किनको जरूरत है, हो सकता है कि जिनको वाकई में जरूरत है उन तक पहुंच ही ना उन रहा। तक पहुंच ही ना रहो। तो हम्म। ये सब चीजें हो रही हैं, और कहीं ना कहीं
मुझे लगता है आप और मैं भी जब किसी मॉल में जाते हैं, किसी शॉप में जाते हैं, दिखता है कि इसके साथ एक, एक के साथ एक फ्री, वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। फ्री कल्चर सबको पसंद है। अब हम्म। मुझे बताइए कि फ्री बस की, जो लोग वर्किंग लोग हैं, उन्हें फ्री बस की सेवा की क्या आवश्यकता है? हम्म। मैं कमा रही हूं तो मैं अपना आने जाने का खर्चा तो कर सकती हूँ। नहीं, पर सरकारें आती सबसे पहले महिलाओं को मुफ्त बस। सबसे पहले यही करती हैं। तो सबसे पहले ये महिलाओं को लाडली अपीजमेंट की बहना। जरूरत ही नहीं है। महिलाओं को अगर आपको देना है, सुरक्षा दीजिए। बिल्कुल वो सही। कमा के अपना बस का, ट्रेन का खर्चा उठा सकती हैं। हम्म। लेकिन सरकार को उन चीजों पे काम करना चाहिए जो एक व्यक्ति स्वयं नहीं कर सकता। बहुत बहुत सुंदर बात बोली मैम। तो हमारी स्ट्रीट्स पे लाइट होनी चाहिए, हमारी बसेस में कैमरास होने चाहिए, पैसा देने में किसी को समस्या नहीं होगी। आपने हेल्थ केयर के बीच में बात की थी। मैं आपको कल का एक उदाहरण देता हूँ, आप अभी गूगल करिएगा, आपको मिलेगा पन्ना में टिंडोरी करके कोई जगह है। पानी की जी। बोतल से उसको सिरिंज चढ़ाई जा रही है वहाँ, हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल में। पानी की बोतल उसमें लगाया, और मरीज लेटा हुआ है, और पानी बकायदा, पानी की बोतल का रैपर भी उसमें चिपका है, कोई लोकल बोतल है, बिस्लेरी और एक्वाफिना नहीं थी। तो ये स्थिति आज आपको दिख जाएगी आज। ठीक है, हम एडवांस एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, और लग्जरी लाइफ, एक तरफ लग्जरी लाइफ चल रही है, और एक तरफ इतनी गई गुजरी लाइफ चल रही है। ये जो बैलेंस है, इस इनबैलेंस, असमानता जो है, इस असमानता को समानता के रूप में आप कैसे देखती हैं? बस आखिरी के एक दो सवाल और। इस असमानता को मैं समानता के तरीके से देख ही नहीं सकती। ये बहुत ही दुख की बात है। हम ये गैप इंदिरा बढ़ेगा गांधी कैसे? इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाते हैं, वो चमक धमक लाइट, ये दूसरी तरफ जैसे आपने कहा, क्योंकि मैं खुद पहाड़ों में पढ़ी हूँ, मैं पीएचसी की हालत देखती थी। इतनी बुरी हालत है पीएचसी की। तो फिर से वही है कि हमारे को अपनी आवाज मजबूत करनी होगी। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम बोलेंगे नहीं। घरों में भी क्या होता है, अगर चार बच्चे हैं, जो बच्चा बोल बोल के अपनी मांगे पूरी करा लेता है, उसकी पूरी हो जाती है। जो बच्चा चुप हम्म। होता है, अरे ये तो ठीक है। जब माता पिता के साथ ऐसा होता है कि जो शांत है उसे, शायद ये जानबूझ के नहीं करते माता पिता, माता पिता का तो प्यार सब बच्चों के लिए एक ही होता है, लेकिन वो पता ही नहीं लगता कि इसको भी कोई परेशानी हो रही है। तो हम्म। वॉइसिंग आउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जो शुरुआत की थी, पावर ऑफ थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस, तो वो जो वर्ड्स थे वो यही थे कि हमें सही बात को सही तरीके से सही जगह तक पहुंचाना है। हम्म। इसमें मैंने इंपॉर्टेंस दी सही बात को, डेफिनेटली सही तरीका और सही जगह। जब तक हम ये तीन चीजें नहीं करेंगे, तब तक चेंज बहुत मुश्किल है। तो वो कहते इस हैं ना। असमानता को हम्म। हमें बदलाव तो लाना पड़ेगा, अदरवाइज हम बात कर रहे हैं विकसित भारत की, हम नहीं कर पाएंगे जब तक हम अपने गांव को नहीं सुधारेंगे, जब तक हम अपने युवा पीढ़ी को वो मूलभूत सुविधाएं नहीं देंगे, तब तक कैसे विश्व गुरु बनेंगे? हम्म। वो कहते हैं ना, कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। हर बात सुनी जाती है। तो ये सलीका तो कहीं ना कहीं ना, वो बहुत अच्छी बात आपने जो कही, मैंने लिख भी रखी है। सुरक्षा और शिक्षा अगर महिलाओं को देना है तो ये दे दो, महिलाएं खुद ही सक्षम हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं अगर महिलाएं सक्षम हो जाएंगी तो कुपोषण पूरा और परिवार हो ये जाएगा। सारी बातें भी बहुत जल्दी मिट जाएंगी। एक आखिरी सवाल। हम एक तरफ बात करते हैं मैम, हमें एनर्जी तो चाहिए, हमें ऊर्जा की व्यवस्था है, सस्टेनेबल जो है एक एनर्जी सोर्स हमारे पास हो। अभी फिलहाल जो है इंडिया अपना ऊर्जा का सबसे ज़्यादा जो यूज़ करता है वो कोयला, कोयला आधारित हमारी जी। ऊर्जा व्यवस्था है। और कोयला का जब निकालना होता है तो उसके लिए खनन करना होता है। अब तो बहुत हम मॉडर्नाइज होके अंडरग्राउंड माइनिंग में चले गए हैं, लेकिन फिर भी समस्या अभी भी। आप जब राजस्थान में जाएंगी, एमपी में जाएंगी, छत्तीसगढ़ में जाएंगी, यहाँ से जहाँ से मेन पावर ग्रिड्स बनी हुई हैं, वहाँ पे पर्यावरणविद बहुत तेजी से एक्टिव हो जाते हैं। पेड़ों को काटना पड़ता है, बड़ी संख्या में काटना पड़ता है। अभी तो पिछले दिनों आपने देखा होगा, एक शोर उठा था, आरावलीज जो राजस्थान की पर्वतमालाएं हैं, वो एक कोई उद्योगपति हैं बड़े, अभी इस वक्त पे नाम नहीं लूंगा,
लेकिन उन्होंने, उनको बेचने का नाम चल रहा था कि वो खरीद लेंगे, पूरी आरावली खा जाएंगे, ऐसे करके। आप इस द्वंद्व का समाधान कैसे देखती हैं कि यार हमें विकास के लिए हमें ऊर्जा तो चाहिए, और पर्यावरण नहीं मिलेगा तो आज स्थिति ये है कि कश्मीर में लोग एसी चला के बैठे हैं, और राजस्थान में जो है जी। बर्फ गिर रही है। ये हो रहा है। जी। इस बैलेंस को आप, इस लड़ाई को, इस द्वंद्व को आप कैसे इसका समाधान देखती हैं? ये बहुत बड़ी परेशानी है, और क्योंकि डेवलपमेंट तो चाहिए ही हमें, और डेवलपमेंट के साथ एनर्जी भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी को हमें इम्पोर्टेंस देनी होगी। लेकिन फिर वही आता है कि रिन्यूएबल अभी उस लेवल का हाँ, एडवांसमेंट बिल्कुल नहीं भाई। हुआ है। बहुत स्लो, वो भी स्लो ही चल रहा है। कहीं ना कहीं हमने सोलर एनर्जी को तो टैप कर लिया है, लेकिन बाकी और किसी भी तरह के एनर्जी को हम टैप नहीं कर पाए हैं। विंड मिल्स भी लगे हैं, गुजरात की साइड हम्म। पूरे उसमें विंड हम्म। मिल्स लगे हैं। आपने जैसे बताया राजस्थान में, उसी तरह से हिमाचल में भी यही हो रहा है, लैंडस्लाइड्स बढ़ती जा रही हैं। हम रोड्स बनाते हैं, पहाड़ काटते हैं, रोड्स भी जरूरी हैं। तो हमें किस तरह से ये किया जाए, ये मेरे लिए भी कहना बहुत मुश्किल है कि किस तरह से उस बैलेंस को लाया जाए। हम्म। क्योंकि हम पिछड़े उसमें तो नहीं रह सकते। हम जब दूसरे देशों में जाते हैं, हम देखते हैं कि पहाड़ों में चलना भी इतना आसान है वहां पे, और हमारे यहाँ कुछ वर्ष पहले तक भी वो पतली पतली सड़कें हुआ करती थी। अभी रिसेंटली मैं टिहरी गई थी, तो मैंने देखा सड़क बिल्कुल बदल गई है। मैं बचपन में गई थी और उसके बाद अब पिछले साल गई हूँ, तो मैंने देखा कितना चेंज हो गया है। अब टिहरी तक पहुंचना आसान है, पहले टिहरी जाने में डर लगता था। तो विकास जरूरी है, लेकिन संतुलित विकास कैसे किया जाए, अब वो हमें देखना होगा। अब जो नया हमारा बॉम्बे वाला हाईवे बना है, उसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा गया है। हम्म। जैसे जो पशु, जो वाइल्ड लाइफ बहुत सही। सेंचुरीज हैं, हाँ, उन्हें हाँ। डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है। तो उस तरह से हमें वर्क करना होगा कि हमें अपने नेचुरल हैबिटाट्स को डिस्टर्ब नहीं करना होगा, हम्म। और साथ के साथ डेवलपमेंट करना होगा, क्योंकि हम डेवलपमेंट में पीछे नहीं हट सकते। अगर वहां पीछे हट गए तो भी दिक्कत है, और अगर हमने अपने नेचुरल इकोसिस्टम को खत्म कर दिया तो वो तो बहुत बड़ी समस्या है ही। भारत के साथ एक अच्छी बात यह है कि हमारे पास डेजर्ट्स भी हैं, हमारे पास हिल्स भी हैं, हमारे पास कोस्टल एरियाज भी हैं। तो हमारे हमारा जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है वो भी बहुत है। केवल हम्म। ह्यूमन डाइवर्सिटी नहीं है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी भी है। तो हमें हर हर पर्टिकुलर एरिया की जो सेंसिटिविटीज हैं उसको समझना होगा। एक डेजर्ट का जो, किस तरह से एक डेजर्ट रिएक्ट करता है, वर्क करता है, वो बहुत डिफरेंट है पहाड़ों से। अब हम जिस हम्म। तरह से दिल्ली में सड़कें डेवलप करते हैं, उस तरह से अगर हम उत्तराखंड या हिमाचल में करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हम्म। सेम चीज अगर हम वही राजस्थान ले जाएंगे तो वो गलत हो जाएगी। तो हमें लोकलाइज्ड एक्शन प्लान्स बनाने होंगे, जिससे हम्म। लोकल ना जनता को ज्यादा प्रॉब्लम हो, और डेवलपमेंट आखिरी कोने तक पहुंच पाए, आखिरी इंसान तक पहुंच पाए। बिल्कुल सही। तो कहीं ना कहीं हमें लोकल सपोर्ट की भी जरूरत है इस समस्या का समाधान के लिए। मैं पिछले कहीं दिनों। ना कहीं नहीं, मुझे तो लगता है लोकल इंडिजिनस नॉलेज हम्म। एंड लोकल पीपल, दे आर द की स्टेक होल्डर्स। करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि जी। दिल्ली के एसी ऑफिसेज में बैठ के केरला की कोस्टलाइन की पॉलिसी नहीं बन सकती। आपको ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, वहां के लोगों से, जिन जो इतने सालों से वहां रह रहे हैं, उन्हें वहां की सच्चाई पता है, उन्हें वहां की नेचर कैसे बिहेव करती है वो पता है। तो हम्म। इंडिजिनस नॉलेज का बहुत रोल है। बिल्कुल। चलिए मैम, मुझे लगता है कि ओवरऑल मैं आपसे जो जो चीज़ें जानना चाह रहा था, खासकर अपने दर्शकों के लिए, कि हाँ कुछ ऐसी बातें पहुंचे, मुझे लगता है बहुत सी अच्छी बातें आपने कही। लेकिन महिलाओं को लेके, एजुकेशन को लेके और युवाओं को लेके जो आपने एक बात कही, वो सबसे दुरुस्त, कि हम जब तक खुद नहीं जागेंगे, हम महिलाओं को जब तक सशक्त नहीं बनाएंगे, तब तक शायद गाड़ी पटरी पर नहीं आएगी। लेकिन जाते जाते मैं एक चीज़ और बोलूंगा कि आपने विकास की बात कही, विकास भी जरूरी है। विकास, कैसा विकास हमें जरूरी है, एक बार हमें ये भी शायद सोचने की जरूरत है कि हम देखते हैं कि साल भर के अंदर बिहार में
5 से 7 पुल गिर जाते हैं, देश भर के अंदर जो सड़कें बनती हैं, आज बनी कल उद्घाटन हुआ, गंगा एक्सप्रेसवे बह गया। तो विकास तो हम देख तो रहे हैं, लेकिन हम किस कीमत पे देखेंगे? और उसकी फिर जो लड़के, जैसे कि जिस लड़के ने करप्शन दिखाया उसको लाठी पड़ी, तो एक ये भी कीमत चुका रहा है वो विकास की। तो बट विकास। ये तो सच्चा विकास है ही नहीं ना। विकास तो वो है कि अगर आज सड़क बनी तो वो चल रही है कई सालों तक। तो दिक्कत यहाँ पर भी आ रही है ना, क्योंकि आप देखिए ना, एक तरफ हम अंग्रेजों कह ने रहे हैं जो जब विकास होता है तो नेचुरल इकोलॉजी भी खराब हो रही है, लेकिन वो विकास भी तो कंप्लीट नहीं हो रहा। ये तो फिर से जब सड़क बनेगी फिर इकोलॉजी खराब होगी, तो हम मल्टीप्लायर इफेक्ट यूज हो रहा है इसमें। अगर हम एक ही बार प्रॉपर सड़क बना पाए फिर तो दोबारा टेंडर शायद कैसे उतन निकलेगा? सॉरी। फिर दोबारा टेंडर कैसे निकलेगा? फिर उसी सड़क पे फिर से भ्रष्टाचार कैसे होगा? फिर जेबें फिर से कैसे हम वही जीरो भरेंगी? करप्शन में आ गए। फिर से वही बात आती है कि जो अच्छे समझदार ईमानदार युवा हैं उन्हें शासन, प्रशासन, सरकार में आने की आवश्यकता है, खुद सशक्त होने की आवश्यकता है। बिल्कुल। केवल बात करने से बात नहीं बनेगी। अपने बातों को अपने कर्मों में लाना ही पड़ेगा हमें। बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना इतना कीमती समय और इतना अच्छा अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि हम कुछ ऐसे मुद्दों पे बात कर पाए, और आपने कुछ ऐसी बातें बोली जो वाकई झकझोरने वाली है जब ये वीडियो बन के आगे जाएगा। थैंक यू सो मच कि थैंक यू आपने सो मच समय रोहित दिया। जी। थैंक थैंक यू। यू, थैंक थैंक यू। यू मैम, हम कोशिश करेंगे फिर आपके काम से रिलेटेड और दूसरे किसी मुद्दे पे हम एक बार फिर से मिलें, और बिल्कुल जी। अपने इस माध्यम से जो भी दे सके समाज को देने की कोशिश करें। तब तक अपना थैंक यू ख्याल सो मच रखिए, फॉर हंसते हैविंग मी। खेलते रहिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मैम।